आपने स्टॉक मार्केट में इस तरह का बातें सुनते होंगे, जैसे XYZ स्टॉक अभी सपोर्ट में ट्रेड कर रहा है, बाय कर ले ऊपर जाएगा। XYZ स्टॉक अभी रेसिस्टेंस तक पहुंच चुका है, सेल कर दे नीचे गिरेगा। तो आप अगर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ठीक से समझ नहीं पाते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसमें हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को बेसिक से एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है। एक्चुअल में जो आप चार्ट देखते हो उस चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस वो क्या होता है वो समझेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है उसका कितना टाइप होता है, आप किस तरह से उस सपोर्ट और रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको ये ड्राइंग करके दिखाया तो इसी में आपको समझा रहा हूँ कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक रुक गया है, मतलब नीचे जाने में रुक गया है, लगातार यहाँ पे एक ही प्राइस पॉइंट में ट्रेड कर रहा है और इसी को एक सपोर्ट कहा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी चार्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में आके स्टॉक अगर रुक जाता है, मतलब वहां से नीचे गिरना बंद हो जाता है, वहां पे लगातार ट्रेड करता रहता है, तो उस एरिया को सपोर्ट कहा जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो सेलर है इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में आके जितना भी माल बेचना चाहता है सेलर, बायर उतना माल खरीद ले रहा है उस प्राइस पॉइंट में। मतलब सेलर से ज़्यादा बायर इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में जाके एक्टिव हो जाता है, उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है इस प्राइस पॉइंट में आके कि अभी ये जो प्राइस पॉइंट आ चुका है इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और इसीलिए बायर जितना भी सेलर माल लेके आता है सेल करने के लिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है और स्टॉक उस प्राइस पॉइंट से फर्दर नीचे गिरने में रुक जाता है और इस तरह का ट्रेड करना शुरू कर देता है, और उसी एरिया को सपोर्ट कहा जाता है। कोई भी सपोर्ट एरिया कोई एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट नहीं हो सकता। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचा तो मान लेते हैं यहाँ ये 100 रुपीज़ चल रहा है, तो ये एग्जैक्ट 100 रुपीज़ नहीं हो सकता है क्योंकि इसका थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। जैसे 101 इस साइड 99, तो 99 से 101 इस प्राइस एरिया में आके ये सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि एक्चुअल जब आप चार्ट में देखोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखेगा। ऐसा एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट में आके सपोर्ट ले रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर सपोर्ट ले रहा है, ऐसा आपको बहुत ही कम मिलेगा। 99.99% आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं, आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखेगा ही। और इसका उल्टा रेसिस्टेंस सेम ही है सपोर्ट का, लेकिन इसका उल्टा है। मतलब कोई भी स्टॉक एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में आके ऊपर जाने में रुक जाता है, उस प्राइस पॉइंट में आके बायर जितना माल खरीदना चाहता है उतना सेलर सप्लाई कर देता है। मतलब यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा आ जाता है, बायर से ज़्यादा सेलर एक्टिव हो जाता है इस पर्टिकुलर एरिया में आके, और प्राइस फर्दर ऊपर जाने में रुक जाता है, फिर इस तरह का ट्रेड करना शुरू कर देता है और उसी प्राइस एरिया को रेसिस्टेंस कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, सपोर्ट एरिया में बायर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और सेलर जितना भी माल बेचना चाहता है वो बायर एब्जॉर्ब कर लेता है, और रेसिस्टेंस एरिया में सेलर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और जितना भी बायर माल करना चाहता है सेलर यहाँ पे सप्लाई कर देता है। इसलिए फर्दर ये जो प्राइस ऊपर जाने में रुक जाता है और ये रेसिस्टेंस बन जाता है। तो कोई भी स्टॉक चार्ट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ढूंढने में अलग अलग ट्रेडर इन्वेस्टर अलग अलग तरीका यूज़ करता है, लेकिन मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा सामने। चलिए आपको दिखा देता हूँ कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस एरिया आप किस तरह स्टॉक चार्ट में ढूंढ सकते हो। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस एरिया जो मैं खुद यूज़ करता हूँ उसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट है प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एरिया, सेकेंड मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एरिया। जैसे प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इसको फर्दर और 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे हॉरिजॉन्टल एंड ट्रेंडिंग। तो फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई भी स्टॉक अगर इस तरह ट्रेड कर रहा है और एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में, जैसे इस जगह पे आके यहाँ पे आके फिर ऊपर जा रहा है, फिर इस जगह पे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, मतलब इस प्राइस पॉइंट में आके स्टॉक में बायर ज़्यादा एक्टिव हो रहा है और यहाँ से फर्दर फॉल होने में इसको रुक रहा है। और ये जो सपोर्ट एरिया ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ है, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कहा जा रहा है। इसी तरह सेम रेसिस्टेंस में भी है, जैसे कोई भी स्टॉक इस एरिया में आके ऊपर जाने में रुक रहा है, ऐसा नीचे आ रहा है फिर ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन फिर से सेलर यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हो रहा है और इसको नीचे भेज रहा है। तो इसी तरह बार बार इसमें इस एरिया में आके सेलर एक्टिव हो रहा है और नीचे चला जा रहा है, और ये जो रेसिस्टेंस बन रहा है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह बन रहा है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस कहा जाता है। तो चलिए मैं आपको ये चार्ट में भी इसको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है
आके एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में, इस प्राइस पॉइंट में आके स्टॉक रुक गया है, इससे नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जितना भी सेलर यहाँ पे सेल करना चाहता है, बायर इस प्राइस पॉइंट में वो सभी स्टॉक को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसीलिए तो स्टॉक इस एरिया से नीचे गिरने में रुक गया और यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और ये जो सपोर्ट है एक ओरिजेंटल लाइन की तरफ है, इसलिए इसको ओरिजेंटल सपोर्ट कहा जा रहा है। अभी मैं आपको एक ओरिजेंटल रेसिस्टेंट भी दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो ये स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, फिर इस एरिया में आके स्टॉक ऊपर जाने में रुक गया है। मतलब यहाँ पे जितना भी बायर बाय करना चाह रहा है, सेलर उतना ज़्यादा माल यहाँ पे सप्लाई कर रहा है इस प्राइस पॉइंट में, इसीलिए यहाँ से ज़्यादा और ऊपर नहीं जा रहा है। सेलर ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है बायर से ज़्यादा, इसीलिए इसको रेसिस्टेंट फेज हो रहा है। और ये रेसिस्टेंट एक ओरिजेंटल लाइन की तरफ है, इसीलिए इसको ओरिजेंटल रेसिस्टेंट कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंडिंग। इसमें क्या होता है? इसमें स्टॉक एक ट्रेंड में रहता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड है। जैसे इस तरह का एक ट्रेंड में स्टॉक ऊपर जा रहा है, स्टॉक तो है ट्रेंड में या अप ट्रेंड में है, लेकिन एक सपोर्ट या रेसिस्टेंट फेज करते हुए जा रहा है। जैसे यहाँ पे जो हाई बनाया, फिर जो नेक्स्ट हाई बना रहा है, फिर नेक्स्ट हाई बना रहा है, इसको एक लाइन में खींच दिया जाएगा तो एक रेसिस्टेंट फेज रहा है। मतलब स्टॉक फिर यहाँ पे आके जब इस तरह जाएगा तो वहां से नीचे आने का चांस ज़्यादा होगा। और ये जो रेसिस्टेंट फेज हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन की तरह रेसिस्टेंट फेज हो रहा है, इसको इसीलिए इसको ट्रेंडिंग रेसिस्टेंट कहा जाता है। इस तरह सेम सपोर्ट भी काम करता है। मान लेते हैं स्टॉक इस तरह ऊपर जा रहा है और एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन में आके स्टॉक सपोर्ट ले रहा है इस तरह, लेकिन स्टॉक है ट्रेंड में, तो इसीलिए इस जो सपोर्ट है इसको ट्रेंडिंग सपोर्ट कहा जाएगा। और ये किसी भी ट्रेंड में हो सकता है, डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है। जैसे स्टॉक इस तरह डाउन ट्रेंड में जा रहा है और एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन में आके ये सपोर्ट ले रहा है, तो इसको ट्रेंडिंग सपोर्ट कहा जाएगा। और ट्रेंडिंग रेसिस्टेंट भी सेम है। जैसे इस तरह स्टॉक नीचे आ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर इस जगह पे ये रेसिस्टेंट फेज करके ऐसा ऐसा नीचे आ रहा है, तो ये ट्रेंडिंग रेसिस्टेंट कहा जाएगा। चलिए मैं आपको अभी चार्ट में भी दिखा देता हूँ। जैसे ये स्टॉक देख सकते हो, ये नीचे आया, लेकिन इसका जो ट्रेंड है अब ये ऊपर की तरफ है और ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो देख सकते हो। तो ये जो सपोर्ट ले रहा है इसको ट्रेंडिंग सपोर्ट कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। इसमें क्या होता है? इसमें आप जो कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ करते हो उसके ऊपर आप मूविंग एवरेज प्लॉट करते हो और उस मूविंग एवरेज पे स्टॉक आके अगर बार बार सपोर्ट या रेसिस्टेंट ले रहा है तो वो एक सपोर्ट या रेसिस्टेंट की तरह काम करता है। मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक का बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप हमारा कैंडलस्टिक और मूविंग एवरेज का बेसिक वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि मान लेते हैं कोई एक स्टॉक ऐसे ऐसे ट्रेड कर रहा है और लगातार 200 डे का मूविंग एवरेज को इस तरह वो सपोर्ट लेके ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम करता है। और जो मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेसिस्ट उसमें सबसे ज़्यादा काम करता है लंबे टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज, जैसे 200 डे का, 100 डे का, 250 डे का। लेकिन मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ 200 डे का मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ढूंढने के लिए, और वो कोई भी टाइम फ्रेम में काम करता है। 1 डे का टाइम फ्रेम में आप लगा लो वो भी काम करेगा, फिर 1 आवर का टाइम फ्रेम में लगा लो वो भी काम करता है। टाइम फ्रेम में कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना आना चाहिए। और ये जो मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसको मैं स्टैंड अलोन यूज़ नहीं करता हूँ, मतलब इसको ऐसे ही देख के यूज़ नहीं करता हूँ, मैं इसको प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कंबाइन करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई स्टॉक एक एरिया में रेसिस्टेंट फेज कर रहा है, मतलब इस जगह पे ऐसे रेसिस्टेंट फेज कर रहा है, लगातार नीचे आने की ट्राई कर रहा है, और साथ ही साथ उस जगह पे 200 डे का मूविंग एवरेज इस तरह जा रहा है। तो जैसे ये इस एरिया से नीचे आने की ट्राई करेगा तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये जो ओरिएंटल रेसिस्टेंट है उसको भी टच किया, प्लस मूविंग एवरेज का जो रेसिस्टेंट बना है उसको भी टच करके नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कंफर्मेशन है कि ये स्टॉक नीचे जाने का चांस है। इसी तरह सपोर्ट में भी, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है लगातार और वहीं पे 200 डे का मूविंग एवरेज इस तरह का है, तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाता है। इसी तरह जो ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट उसमें भी काम करता है, जैसे यहाँ पे एक ट्रेंडिंग रेसिस्टेंट है और स्टॉक लगातार इस तरह से जा रहा है और यहाँ पे 200 डे का मूविंग एवरेज है, तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाता है। तो मैं इसी तरह इसको यूज़ करता हूँ मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेसिस्टेंट को इसके साथ कंबाइन करके। तो और कुछ चीज़ है जो आपको जानना चाहिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बारे में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई स्टॉक अगर कोई एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में रेसिस्टेंट फेस कर रहा है, जैसे ऐसा एक रेसिस्टेंट एरिया है और स्टॉक लगातार इस
एरिया में आके रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, इस तरह ऊपर नहीं जा पा रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव है और स्टॉक को नीचे घसीटने के ट्राई कर रहा है इस प्राइस पॉइंट में आके। तो एक बार अगर ये स्टॉक इस रेसिस्टेंस एरिया को तोड़ के ऊपर चला जाता है, ये है रेसिस्टेंस एरिया, और इसको तोड़ के एक बार ऊपर चला जाता है, फिर स्टॉक अगर उसी रेसिस्टेंस एरिया में आ जाता है, ऐसे इस रेसिस्टेंस एरिया में आ जाता है स्टॉक, तो फिर ये जो रेसिस्टेंस एरिया ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तब यहाँ पे आके बायर ज़्यादा एक्टिव होगा, स्टॉक को ऊपर ले जाने के ट्राई करेगा, क्योंकि एक बार यहाँ पे जो रेसिस्टेंस फेस कर रहा था वहाँ पे बायर सेलर को डिफीट कर दिया और प्राइस को ऊपर लेके चला गया। फिर जब उसी प्राइस में आएगा तो ट्रेडर्स का माइंड में यही रहेगा कि यहाँ पे बायर आके फिर से इसको ऊपर ले जाने की ट्राई करेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर आके यहाँ पे बाय करेगा और ये तब सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। तो एक बार जब रेसिस्टेंस टूट जाता है फिर वो रेसिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। इसी तरह सेम जब एक बार कोई सपोर्ट टूट जाता है, जैसे ये एक बार सपोर्ट ले रहा है फिर इसको एक बार टूट जाता है, फिर इस प्राइस पॉइंट में आ जाता है, तो ये सपोर्ट यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। तब यहाँ पे ज़्यादा सेलर एक्टिव हो जाएगा। पहले यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहा था और ऊपर खींचने की ट्राई कर रहा था, लेकिन एक बार सेलर इसको खींच के नीचे लेके आ गया, तब जब इस प्राइस बैंड में आएगा तब यहाँ पे सेलर फिर से एक्टिव होगा, बायर नहीं। तब बायर का ताकत यहाँ पे कम हो जाएगा, सेलर ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो एक बार जब सपोर्ट टूट जाता है तो वो सपोर्ट रेसिस्टेंस बन जाता है, और एक बार जब रेसिस्टेंस टूट जाता है तो वो रेसिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। और एक पॉइंट है जो आपको बताना चाहिए, जैसे कोई स्टॉक एक पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया में लगातार हिट कर रहा है, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है और स्टॉक इस तरह लगातार आके हिट कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार लगातार हिट कर रहा है, तो जितना ज़्यादा बार इस एरिया में हिट करेगा वो एरिया ज़्यादा कमज़ोर होने जाएगा। क्योंकि अब देखिए इसका पीछे का लॉजिक है, यहाँ पे सेलर इसको खींचने की ट्राई कर रहे हैं, फिर बायर इस प्राइस पॉइंट में एक्टिव हो रहा है और उसको ऊपर ले जा रहे हैं, फिर सेलर लेके आ रहा है, फिर बायर एक्टिव हो रहा है। तो बायर में अगर ज़्यादा ताकत होगा तो वो यहाँ से इसको ऊपर लेके चला जाएगा, लेकिन बार बार यहाँ पे टच कर रहा है इसीलिए क्योंकि सेलर इसमें ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, इसीलिए तो उस प्राइस पॉइंट में लेके आ रहा है, और इसीलिए वो जो सपोर्ट एरिया वो कमज़ोर हो जाता है और चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिए कि सपोर्ट एरिया में जितना ज़्यादा बार हिट करेगा उतना सपोर्ट एरिया कमज़ोर हो जाएगा। इस तरह सेम रेसिस्टेंस एरिया में जितना ज़्यादा बार रेसिस्टेंस एरिया को प्राइस जाके हिट करेगा उतना रेसिस्टेंस एरिया कमज़ोर हो जाएगा। इसी तरह ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेसिस्टेंस में भी सेम है। इस तरह का ट्रेंडिंग एक रेसिस्टेंस बन रहा है और इस तरह बार बार जाके हिट कर रहा है तो ये रेसिस्टेंस एरिया कमज़ोर होता जाएगा और चांस रहेगा कि इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। तो आशा करता हूँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका है, लेकिन ये थियोरेटिकल वीडियो है, आपको सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जो कंसेप्ट है वो समझाने के लिए मैं इस वीडियो को क्रिएट किया। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल है इससे बहुत कुछ चीज़ें सीखने का है आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस में। वो सब चीज़ मैं इस थियोरेटिकल वीडियो में आपको बता नहीं सकता या फिर आपको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ है, आपको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल समझाना पड़ेगा चार्ट के ऊपर जाके। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का जो हम कोर्स इसमें शुरू किए हैं इसमें आपको एडवांस लेवल तक जाके भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझाएंगे, और हम जो स्टॉक का एनालिसिस भी करते हैं, जो स्टॉक में ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिलता है उसमें भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल्स चर्चा करते हैं। तो वो प्रैक्टिकल चीज़ है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगा, लेकिन आपका जो बेसिक कंसेप्ट है इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश किया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, वो किस तरह काम करता है, क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, फिर जाके आप एडवांस लेवल तक वो समझ पाएंगे। इसीलिए मैं इस वीडियो को क्रिएट किया। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।